आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया। ग्वालियर में गौडसे की पूजा करने वालों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, 12 अफराद हलाक। सदर शिया वक्फ बोर्ड वसीम रजवी ने हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का मुआजना अबू बकर अल बगदादी से किया, कहा अवैसी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी समझ से बाहर है, अबू आसिम आजमी ने कहा। अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद अराजी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दाखिल करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बोर्ड के अहम कायदीन बशमुल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट जनाब जफरयाब जिलानी और दीगर सीनियर वकला ने शिरकत की। इजलास में बाबरी मस्जिद अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दाखिल करने के लिए सिलसिले में अरकान की राय हासिल की गई। ज़राए के मुताबिक बोर्ड का यह एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाने वाली दरख्वास्त 100% मुस्तरद हो जाएगी, लेकिन हम इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल करेंगे। तो उनका बयान है। दूसरा, बोर्ड जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी और बोर्ड की तरफ से दायर नहीं हुआ। CPC में सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव के व्यक्ति से दाखिल किया जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव के व्यक्ति में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने परमिट किया था और इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था। इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक नुमाइंदा रंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है, और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो और वक़्फ़ के खिलाफ। हमने वक़्फ़ की निशान नहीं की है तो वक़्फ़ के तहत वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। जी जी सुप्रीम कोर्ट ने लैंड के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है रेस्टिट्यूशन, मौलाना कह रहे हैं कि एवज या पेशकश, तो आप कर दें कि कोर्ट ने क्या कहा है और आपका नजरिया क्या है? देखिए, उन्होंने जो आर्टिकल 142 में इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उसमें यही कहा है कि मुसलमानों के साथ इतनी ज्यादती हुई है, उनकी मस्जिद को गिराया गया है, उनकी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई थी, इसलिए मुसलमानों को एक ज़मीन अलॉट की जाए 5 एकड़ की। तो ये बिल्कुल एक्सचेंज या उसको और कोई लैंग्वेज हम यूज नहीं कर सकते, कंपनसेशन इसी तरह से हो। रेस्टिट्यूशन तो खरीद गई है, कोर्ट ने यही कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि मस्जिद बनाई जाए, ये रेस्टिट्यूशन होगा। रेस्टिट्यूशन जो है जो कोर्ट इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है CPC में कि रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो इमारत में जो चीज़ खत्म हुई है उसको उसी तरह बनाया जाए, तो इट इज नॉट रेस्टिट्यूशन। कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन नहीं कहा। जी एक मिनट, कौन-कौन अब इसमें मुस्लिम पक्षकार होंगे और क्या? महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गौडसे को फांसी दिए जाने के दिन को बलिदान दिवस या यौम कुर्बानी के तौर पर मनाने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अहम मुलजिम नरेश बाथम और उसके साथियों की तलाश कर रही है। कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी रविंदर सिंह चौहान ने ग्वालियर कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी कि हिंदू महासभा के दफ्तर में नाथुराम गौडसे का बलिदान दिवस मनाया गया है। अलावाजी ऐसे पर्चे भी तकसीम किए गए थे जिनमें बाबा कौम महात्मा गांधी के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में नरेश बाथम और दीगर के खिलाफ जज्बात भड़काने का मुकदमा दर्ज किया है। आज ग्वालियर जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राज बाबू सिंह ने खबर रसा एजेंसी को बताया, हिंदू महासभा के लोगों ने कुछ पर्चे तकसीम किए हैं जिनकी जबान काबिल एतराज़ है। इस शिकायत की बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के वाक़यात से समाज में खराबी पैदा होती है, लिहाजा पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। गौडसे की पूजा के वक्त की तस्वीर और वीडियो दस्तियाब हैं, उसकी बुनियाद पर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाज़ेह है कि हिंदू महासभा के कारकुनों ने जुमा के रोज़ ग्वालियर में अपने
दौलतगंज में वाक़ दफ्तर पर नाथूराम गोडसे का 70वां बलिदान दिवस मनाया था और इस मौके पर उसकी पूजा की थी। नेज़ कुछ पर्चे भी तकसीम किए थे। ईरान में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में अचानक इजाफे के खिलाफ कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। अरबिया न्यूज़ चैनल अपने ज़राए के हवाले से बताया है कि सीरजान शहर में जुमा के शब एहतजाजी मुजाहरे में शरीक एक शख्स हलाक हो गया था। सूबे अहवाज में वाक़ शहर महामरा में एहतजाजी मुजाहरे में ज़ख्मी होने वाले 4 अफराद चल बसे हैं। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के इलाके शहरियार में एक शख्स हलाक हो गया है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते के रोज़ सैकड़ों अफराद ने मरकज़ी शाहराहों पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके उन्हें बंद कर दिया और टायर जलाएँ। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की है और मर्ग बर आमर के नारे लगाए हैं। ख़बलज़ी ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी ईसना ने सीरजान शहर में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान में एक शख्स की हलाकत की इतला दी थी। सीरजान के गवर्नर मोहम्मद महमूद आबाई ने इस हलाकत की तस्दीक की है, लेकिन कहा है कि इसकी हलाकत की फौरी तौर पर वजह मालूम नहीं हो सकी है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रजवी ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी का मवाजना दहशतगर्द ISIS के सरबराह अबू बकर अल बगदादी से कर दिया है। वसीम रजवी ने कहा कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक तरह हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि बगदादी के पास जहादियों की फ़ौज है, हथियार और गोला बारूद है, जिसे वो दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल करता था। वहीं अवैसी अपनी ज़बान और अपनी तकरीर के ज़रिए दहशत गर्दी पैदा कर रहे हैं। वसीम रजवी ने बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर के ज़रिए दिए गए बयानात पर तनकीद की। उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से मुसलमान दहशत और खून खराबे की तरफ रुख कर रहे हैं। उनकी तकरीर से मुसलमान मुश्तअल हो रहे हैं। इस दौरान वसीम रजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओवैसी की पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। हम समझते हैं कि अबू बकर बगदादी में और असदुद्दीन ओवैसी में कोई अब फ़र्क नहीं रह गया। देखिए, अबू बकर बगदादी जो था उसके पास फ़ौज थी, असलहा था, वो अपनी फ़ौज और असलहे से आतंक का एक चेहरा बन गया था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के पास ज़बान है, वो अपनी ज़बान से एक आतंक हिंदुस्तान में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों में उस तरह की विचारधारा को जन्म दे रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तान एक बड़े फसाद की तरफ चला जाए। अयोध्या तनाज़ा के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी समझ से बाहर है और मुसलमान इस फैसले से मुतमईन नहीं है और इस फैसले से मुसलमानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। इन ख्यालात का यह इजहार महाराष्ट्र के मानखोर्दो हल्के से रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने किया, जो मिली तहरीक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि फिस्ताई टोला इस मुल्क की कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। कोर्ट में एक गरीब से गरीब इंसान को भी इंसाफ मिलता था, मगर आज मामला पूरा बदल गया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला जिस नोयत का है, हमको ये सोचने पर मजबूर करता है कि फ़ैसला अगर इस तरह आएंगे तो आइंदा से कौन अदालत जाएगा। उन्होंने मस्जिद कहा कि मस्जिद क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। बाबरी मस्जिद मस्जिद थी और रहेगी और इस मामले की डॉक्टर राजीव धवन ईमानदारी के साथ पैरवी कर चुके हैं और अदालत में मुदल्लिल बहस की है और मुस्लिम फरीक से एक पैसा भी नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट को अमन व अमान बाकी रखना था तो मुतनाज़ा ज़मीन किसी को नहीं दी जानी चाहिए थी। अदालत का फैसला हम सब मान लिया और फैसले का एहतराम भी किया, मगर कोई तसव्वुर कर सकता है कि आम मुसलमानों के दिलों में क्या गुजर रही होगी। ये देखिए कि हम लोग जो बैठे हैं ये हिंदू मुस्लिम नजरिए से मत देखिए। बहुत सही। हम एक यहाँ के जिम्मेदार सिटीजन हैं और हम चाहते हैं कि अभी जिसका जिक्र किया भारत, हम भारत के लोग हैं और हम भारत को कैसे बनाना चाहते हैं पहले
पार्श्वभूमि हमें समझना चाहिए कि ये मस्जिद 1528 में बना। प्रयागराज जिले के दारागंज वाक़े निरंजन अखाड़ा के आश्रम में महंत आशीष गिरी की खुदकशी की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। खबर है कि उन्होंने आज सुबह लाइसेंस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकशी कर ली है। इत्तला मिलते ही एसपी सिटी, डीआईजी समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में मसरूफ हो गए। फिलहाल कहा जा रहा है कि महंत आशीष गिरी की गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से की तबीयत खराब चल रही थी। आज सुबह अचानक उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिसमें साबिक मरकजी वजीर चिन्मय आनंद को शाहजहांपुर की कानून की तालिबा के जरिए दर्ज कराए बयान की मुसद्दका कापी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। तालिबा की जानिब से चिन्मय आनंद के खिलाफ जिनसी हिरासानी और असमत रेजी के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। कानून की तालिबा का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRP की दफ़े 164 के तहत दर्ज किया गया था। इत्तलात के मुताबिक जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन ने हफ्ते के रोज़ ये नोटिस जारी किया और इस कानून के तालिबा की दरख्वास्त पर उत्तर प्रदेश हुकूमत और चिन्मय आनंद से जवाब तलब किया है। अदालत उज़्मा ने इस केस की अगली समाअत 9 दिसंबर को मुकर्रर कर दी है। शाहजहांपुर के कानून की तालिबा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 7 नवंबर के इस बयान के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि चिन्मय आनंद दफ़ा 164 CRP के तहत दर्ज मुतासरा के बयान की मुसद्दका कापी हासिल करने का हकदार है। तालिबान ने अपनी अर्जी में कहा है कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले मुतासरा के बयान की कॉपी देने का हाई कोर्ट का हुक्म कानून के मुनाफी है और उसके दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। इस अर्जी में मजीद कहा गया है कि दफ़े 164 CRP के तहत मुतासरा के बयान की कॉपी हासिल करने के लिए एक शर्त यह है कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी हो और मजिस्ट्रेट ने इस पर नोटिस ले लिया हो, तब वो जारी की जा सकती है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 में शिरकत करने वाली मशहूर अदाकारा कोयना मित्रा अक्सर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख्यालात रखती हैं। बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद कोयना मित्रा ने एक बार फिर मुतनाज़ा ट्वीट किया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी पर निशाना लगाया है। दरअसल अवैसी ने अपने ट्वीट कर मस्जिद लौटाने की मांग की थी, जिसके बाद अदाकारा कोयना मित्रा ने उन्हें जवाब दिया। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा था, मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कोयना मित्रा ने भी लिखा है, मुझे हमारे 40,000 मंदिर वापस चाहिए। बता दें कि अवैसी का ये ट्वीट राम जन्मभूमि तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुतनाज़ा ज़मीन का असल मालिक राम लल्ला बिराजमान को माना है। वहीं मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलहदा देने का भी फैसला किया है। असदुद्दीन अवैसी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है और मुसलसल इस फैसले के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कांग्रेस रुकन असेंबली अदिति सिंह जल्द ही शादी के रिश्ते में बंधने वाली हैं। उनकी शादी पंजाब के कांग्रेस रुकन असेंबली अंगद सैनी से तय हो गई है। अदिति दिल्ली में 21 नवंबर को अंगद सैनी की दुल्हन बनेगी। रिसेप्शन भी दिल्ली में ही 23 नवंबर को रखा गया है। अदिति ने मीडिया से बातचीत में अपनी शादी की तस्दीक की है। अदिति सिंह ने यह भी कहा कि ये शादी उनके वालिद ने तय की है। फैमिली के ज़राए ने बताया कि तकरीब के लिए मेहमानों को मदऊ करने के लिए दावतनामे तकसीम किए जा रहे हैं। अंगद और अदिति सिंह साल 2017 में रुकन असेंबली मुंतखब हुए और दोनों सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अंगद सिंह ने शादी की बात का इतराफ़ किया है। अंगद सिंह ने साल 2017 में सियासत में कदम रखा और शहीद भगत सिंह नगर से असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल की। रुकन असेंबली अंगद सिंह आनजहानी दिलबाग सिंह की फैमिली से आते हैं। दिलबाग सिंह नवा शहर सीट से 6 बार रुकन असेंबली रह चुके हैं। अदिति सिंह उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र अरकान असेंबली में से एक हैं। उन्होंने साल 2017 में 90,000 से ज़्यादा वोटों के साथ रायबरेली सदर सीट पर जीत हासिल की थी। उनके वालिद अखिलेश कुमार सिंह 5 बार रायबरेली सीट से इलेक्शन जीत चुके हैं। अदिति सिंह हाल ही में तब सुर्खियों में आई थी जब राहुल गांधी के साथ उनकी सगाई की अफवाह फैली थी। इसके बाद अदिति सिंह ने राहुल गांधी के साथ मंगनी की खबरों को मुस्तरद कर दिया था और उनको अपना भाई बताया था। अदिति सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी उनके भाई जैसे हैं, वो इनको राखी बांधती हैं।
बिहार के मधेपुरा में एक दारोगा को औरत के साथ काबिल एतराज हालत में देखने के बाद गांव के लोगों ने यरगमाल बना लिया। बिहार पुलिस की उस वक्त किरकिरी हो गई जब यरगमाल बनाए गए एएसआई को छुड़ाने आए डीएसपी और एसडीओ को लोगों ने सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। दरअसल मधेपुरा के चूसा थाने में तैनात एएसआई प्रभाकर राय को कुछ गांव वालों ने एक औरत के घर काबिल एतराज हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। उस पर देही लोग भड़क गए और मुलजिम दारोगा को वहीं यरगमाल बनाकर पिटाई कर दी। जब इसकी खबर एसडीओ और डीएसपी को मिली तो वो भारी पुलिस फोर्स के साथ मुलजिम दारोगा को छुड़ाने पहुंचे। एसडीओ और डीएसपी के दारोगा को छुड़ाने पहुंचने के बाद देही लोग और गुस्से में आ गए और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। जब सीनियर हुकाम ने देहातियों को बताया कि मुलजिम दारोगा को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तब तैयार हुए गाँव वालों की शिकायत पर मुलजिम दारोगा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। बिहार के बक्सर में एक नौजवान का पीट कर कत्ल कर देने का मामला सामने आया है। मकतूल नौजवान लड़की का आशिक बताया जा रहा है जो अपनी माशूका से मिलने उसके घर पहुंचा था। हादसा जिले के बगेन थाने इलाके का है। इस मामले में डमरुआ एसडीपी और के सिंह ने बताया कि मकतूल का नाम मुकेश कुमार है। मुकेश अपनी माशूका से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां घर में मौजूद 4 खवातीन ने नौजवान को पकड़ लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर डाली। इस हादसे में नौजवान की मौत हो गई। इल्ज़ाम है कि हादसे को अंजाम देने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से सड़क किनारे फेंक दिया गया था। इस मामले में बगेन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हादसा में शामिल 4 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। इस हादसे के बाद से गाँव के आसपास के इलाकों में कशीदगी का माहौल है। मरकजी हुकूमत के पास हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुल हुकूमत बनाने की कोई तजवीज़ नहीं है। ये बात मरकजी वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने बताई। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए आरटीसी हड़ताल पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। किशन रेड्डी ने कहा कि हड़ताल का मसला रियासती हुकूमत के तहत है। उन्होंने रियासती हुकूमत से कहा है कि वो सख्त मौक़िफ़ ख़त्म करते हुए मुलाजिमीन के साथ मुज़ाकिरात करे और आरटीसी की हड़ताल को ख़त्म करवाए। హైదరాబాదు దేశానికి రెండో రాజధానిగా చేయాలనేటువంటి ప్రతిపాదన ఏ రోజు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర చర్చ జరగలేదు. దున్నపోతు ఈనింది అంటే కట్టేయమన్నారట ఎవరు. ఈరోజు ఆ రకంగా ఈ విషయంలో చర్చ జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు కానీ లేకపోతే ఎక్కడ కూడా దీనిపైన చర్చ జరగలేదు. ఏ రకమైనటువంటి ప్రతిపాదన లేదు. కనీస కనుచూపులో కూడా ఆ రకమైనటువంటి ప్రతిపాదన కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు రాదు. దురదృష్టం ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదో కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టం చేసింది కాబట్టి మేము ఈ ఉద్యోగస్తులందరినీ తొలగిస్తున్నాము, లేక ఆర్టీసీని విషయంలో మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్నాం అనే విధంగా ప్రజలకు అర్థం వచ్చే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఎక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఉద్యోగస్తులను తొలగించాలనో వాళ్ళను సెల్ఫ్ డిస్మిస్ చేసుకునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవకాశాలు కల్పించాలనో వాళ్ళను ఇంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే మొండిగా వ్యవహరించాలనో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने नशे की हालत में काफी हंगामा मचाते हुए हलचल पैदा कर दी। लड़की को काबू में लाने के लिए पुलिस अमले को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस ने हफ्ते की रात एक पब के सामने बेहोश पड़ी लड़की को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। होश आने के बाद लड़की स्टेशन से फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस जवानों से रोक लिया, जिस पर लड़की ने काफ़ी हंगामा किया और ख़वातीन पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। बताया गया है कि लड़की का ताल्लुक नागालैंड से है और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मुलाजिम है। हाईकोर्ट ने 9 माह की शीरखार बच्ची की असमत रेजी करने वाले दरिंदा सिफत नौजवान को फांसी की सजा में कमी की है।
वाज़ेह है 18 जून को तेलंगाना के वरंगल जिले हनमकुंडा के कोमरपल्ली में पेश आया था वह हादसा, जहां मकान की छत पर अपने बाप के साथ महवे ख्वाब 9 माह की लड़की को उठा ले जाकर परवीन नामी नौजवान ने उसके साथ शर्मनाक हरकत की थी, जिसके नतीजे में लड़की फौत हो गई थी। हुकूमत ने इस केस की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील दी थी। कोर्ट ने सिर्फ 48 दिन में इस केस का फैसला सुनाया था। कोर्ट के फर्स्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट जय कुमार ने प्रवीण पर फर्द जुर्म आयद करते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले का जायजा लेते हुए मुजरिम की सजा में कमी की है। अदालत ने उसे फांसी देने के बजाय आखिरी सांस तक जेल में रखने का हुक्म दिया है। हैदराबाद के अंबरपेट में पल फंक्शन हॉल में गुज़िश्ता इतवार को पेश आए दीवार गिरने के हादसे में एक जख्मी आज इलाज के दौरान फौत हो गया, जिसकी शनाख्त प्रेम नगर के माजिद सुल्तान की हैसियत से हुई है, जो हादसे में शदीद जख्मी हो गया था और उस्मानिया हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया था। हादसे के वक्त 4 बाराती हलाक हो गए थे और आज एक की मौत हो गई है। इस तरह मरने वालों की तादाद 5 हो गई है। श्रीलंका के साबिक वजीर दिफा और श्रीलंकन पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार गोताबाया राजापक्षे मुल्क के अगले सदर होंगे। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए कल पोलिंग हुई। इतवार को अब तक हुई वोटों की गिनती में राजपक्षे 50.7% वोटों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि उनके अहम हरीफ साजिद प्रेम दासा को 43.8% वोट मिले हैं। इसी दौरान राजपक्षे की पार्टी ने एक बयान जारी करके सदारती इंतखाबात में जीत का दावा किया है और पुरअमन पोलिंग के लिए राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया। प्रेमदासा ने इंतखाबात में शिकस्त कबूल कर ली है। श्रीलंका में हुक्मरान यूनाइटेड नेशनल पार्टी के उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा ने सदारती इंतखाबात में इतवार को अपनी शिकस्त कबूल कर ली और अपने हरीफ राजपक्षे को मुबारकबाद भी दी। प्रेमदासा ने एक बयान में कहा कि लोगों के फैसले का एहतराम करना मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मैं गोताबाया राजपक्षे को श्रीलंका में 7वां सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के साबिक वज़ीर दिफा को बताया गोताबाया राजापक्षे को सदारती इंतखाबात में जीत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। बोलियो में सियासी बहरान शुरू होने के बाद से एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कम से कम 23 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने साबिक सदर आयो मोरालीज के इस्तीफा के बाद खुद को उबूरी सदर का ऐलान करने वाले जेनियन आनेस के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के हवा गोले दागे और इन्हें हिरासत में ले लिया। अमरीकी रियासत की तंजीम OAS से मुंसलिक इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने हफ्ते को ट्वीट किया, हफ्ते को पुलिस और मुसल्ह दस्तों की झड़प के नतीजे में 9 लोगों की मौत हो गई है और 122 जख्मी हुए। इंतजामिया और सियासी बहरान की शुरुआत के बाद से कुल मिलाकर कम से कम 23 अफराद की मौत हो गई है और 715 दीगर जख्मी हुए हैं। वाज़ेह है कि बोलियो में जारी एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान मोरालीज और नायब सदर उलवारो गार्सिया लिंजिया अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वो गुज़िश्ता हफ्ते से मेक्सिको में पनाह लिए हुए हैं। मोरालीज के इंतखाबात में दूसरी बार फातेह रहने के बाद 20 अक्टूबर से वहाँ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। बोलियो की अपोजिशन पार्टी ने इंतखाबी नतायज में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट गौतम गंभीर के लापता होने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों में लिखा गया है कि आपने नहीं देखा है, आखिरी बार उन्हें इंदौर में जलेबी खाते देखा गया था, पूरी दिल्ली इन्हें ढूंढ रही है। वाज़ेह है कि गौतम गंभीर 15 नवंबर को दिल्ली में फिजाई आलूदगी से मुतालिक शहरी तरक्की की पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए थे, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया गया था। खास बात यह है कि 29 अरकान पार्लियामेंट कमेटी के 4 मेंबर हैं, लेकिन इजलास में सिर्फ 4 ही मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे थे। SCD के 3 कमिश्नर, DDA के वाइस चेयरमैन और वजारत माहौलियात में जॉइंट सेक्रेटरी भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए। मुतादिद सीनियर अहदेदारों के इजलास में ना पहुंचने की वजह से 15 नवंबर के इजलास को मुलतवी कर देना पड़ा। यह इजलास अब 20 नवंबर को हो सकता है। पटना के नौबतपुर में जिस शख्स को पुलिस ने मॉब लिंचिंग में मुर्दा करार दिया था, वो शख्स जिंदा लौटकर वापस आ गया है। पुलिस के तरीक़ेकार पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों को जेल भेज दिया था।
जिंदा लौटे शख्स के वापस लौटने के बाद पटना के एसपी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि इसके वालिद और बीवी ने भी लाश की शनाख्त की थी। अब जिस शख्स की मौत लिंचिंग में हुई है, इसकी शनाख्त करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी आरटीसी जेएसी की जानिब से 19 नवंबर पर रास्ता रोको को एहतजाज कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी का पूरा कैडर 19 नवंबर को अपने अपने इलाके में रास्ता बंद करते हुए आरटीसी मुलाजिमीन के साथ इजहार यगानगत करेगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने सीनियर कांग्रेस कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के सीनियर ओहदेदार व इंचार्ज मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सुनील शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि वो आरटीसी मुलाजिमीन के बारे में हाई कोर्ट को गलत बावर कराते हुए अदालत को गुमराह कर रहे हैं, जिसके बाद अदालत को सही तौर पर फैसला करने में दिक्कत पेश आ रही है। आरटीसी जेएसी एग्जीक्यूटिव मेंबर बीबी रेड्डी ने आज उत्तम कुमार रेड्डी व दीगर कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करते हुए 43 दिन से जारी हड़ताल के मौक़िफ़ से वाकिफ करवाया और बताया कि हुकूमत को पहले से हड़ताल की नोटिस के बावजूद केसीआर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए मुलाजिमीन को बरतरफ करने का ऐलान किया, जो गैर कानूनी है। आरटीसी जेएसी अपने देरीना मुतालबात की तकमील के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन ले रही है और इसमें से बड़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక క్రైసిస్ ఏర్పడే పరిస్థితి ఎదుర్కొంటారని అనిపిస్తుంది. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు ముందున్న మ్యాటర్ ముందు పూర్తిగా అబద్ధమాడుతూ ఆర్టీసీ ట్రేడ్ యూనియన్స్ అపోజిషన్ పార్టీస్ కలిసి గవర్నమెంట్ ని డిస్టెబిలైజ్ చేయడానికి కూల్చివేయడానికి కుట్ర పన్నుతున్నట్టుగా ఒక రిటర్న్ అఫిడవిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సిచ్యుయేషన్. ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు పూర్తిగా నిరాధారమైన అబద్ధాలతో కూడిన రిటర్న్ అఫిడవిట్ హైకోర్టులో చీఫ్ జస్టిస్ ముందు వేయడం జరిగింది. దాని మీద కాంగ్రెస్ పార్టీగా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మేము ముందు వారు వేసిన అఫిడవిట్ మీదనే చీఫ్ జస్టిస్ గారు సుమోటో యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీద కుట్ర చేయడం కానీ డిస్టెబిలైజ్ చేయడం కానీ కూల్ చేసే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ కోణా కూడా ఆలోచన చేయడం లేదు. ఇది పచ్చి అబద్ధం తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కాంగ్రెస్ పార్టీగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీద కుట్ర చేయడం కానీ డిస్టెబిలైజ్ చేయడం కానీ కూల్ చేసే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ కోణా కూడా ఆలోచన చేయడం లేదు. ఇది పచ్చి అబద్ధం. స్వయాన ముఖ్యమంత్రి తన ఇంట్లోనే 13 ఎమ్మెల్యేలని. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया। ग्वालियर में गौडसे की पूजा करने वालों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। ईरान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, 12 अफराद हलाक। सदर शिया वक्फ बोर्ड वसीम रजवी ने हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी का मुआजना अबू बकर अल बगदादी से किया, कहा अवैसी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी समझ से बाहर है, अबू आसिम आजमी ने कहा। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।